नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर.के.जी में। दोस्तों, हम हिंदी में नारी विमर्श के अंतर्गत आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी उपन्यास में नारी विमर्श, जिसके अंतर्गत हम 55 खंभे लाल दीवारें इस उपन्यास की समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और यह जो 55 खंभे लाल दीवारें हिंदी उपन्यास है दोस्तों, यह आधुनिक उपन्यास के अंतर्गत आता है और इसकी लेखिका है उषा प्रियमवदा। तो सबसे पहले हम उषा प्रियमवदा जी की जीवन परिचय, सामान्य उनका परिचय, उनकी रचनाओं को देखेंगे। उसके बाद इस उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें, इसका हम समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों लेखिका का परिचय। उषा प्रियमवदा जी का जो जन्म है वह इलाहाबाद में हुआ। वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और पढ़ाई लिखाई कर अंग्रेजी में उन्होंने डॉक्टरेट की, पीएचडी की। ब्यूमिंगटन की इंडियाना यूनिवर्सिटी में 2 साल रहकर उन्होंने तुलनात्मक साहित्य पर शोध का कार्य किया। उसके बाद दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेडिसिन के दायित्व एशियाई विभाग में प्रोफेसर बन गई। तो मेडिसिन के दायित्व एशियाई विभाग में प्रोफेसर बन गई और बनने के बाद 1977 में प्रोफेसर ऑफ इंडियन लिटरेचर बन गई। वहीं से 2002 में उन्होंने अवकाश ले लिया और अवकाश लेकर लेखन कार्य में जुट गई। तो दोस्तों, उषा प्रियमवदा जी जानी मानी लेखिका मानी जाती है हिंदी साहित्य में। और उषा का पहला ग्रंथ संग्रह है 1961 में जो प्रकाशित हुआ था, और दूसरा जो है वह 55 खंभे लाल दीवारें हैं। ठीक, उसके बाद में 1966 में रुकोगी नहीं राधिका नामक ग्रंथ का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया। तो उषा प्रियमवदा का पहला कथा ग्रंथ 1961 में आया। फिर 1962 में 55 खंभे लाल दीवारें नामक उपन्यास आया। उषा जी के लेखन के दौरान सूर के अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुए और मध्यकाल और लोक कथा पर अनेक लेख उनके द्वारा छापे गए। कथानक की अगर बात करें तो 55 खंभे लाल दीवारें, यह जो उपन्यास है दोस्तों, एक कॉलेज अध्यापिका के जीवन का अंश लेकर लिखा गया है। इसमें मुख्य पात्र जो है वह है सुषमा। वह मध्यम वर्ग की महिला है और उसकी उम्र 30 साल से अधिक है। अब तक विवाह उन्होंने नहीं किया है और दिल्ली के एक प्राइवेट कॉलेज में इतिहास विषय पढ़ाती है। कॉलेज में लड़कियों का हॉस्टल है। उसकी वार्डन पद पर नियुक्ति हो जाती है। तो वार्डन पद पर नियुक्ति होने के बाद आधुनिक ढंग से जो हॉस्टल है वह कक्ष सजा रहता है। हॉस्टल की नई बिल्डिंग कॉलेज से जो है वह दिखती रहती है। कॉलेज में नौकरी करने वाली महिलाओं में एक है मिस मीनाक्षी, जो कि संस्कृत की अध्यापिका है। तो मिस मीनाक्षी संस्कृत की अध्यापिका है। दूसरी अध्यापिका है मिस शास्त्री, ठीक, और तीसरी अध्यापिका है रोमा डेविड।
तो आपको पात्रों को, नाम को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो कॉलेज में उनके साथ 3 अध्यापिकाएं हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? पहली अध्यापिका है मिस मीनाक्षी, दूसरी है मिस शास्त्री और तीसरी है अध्यापिका रोमा डेविड। सुषमा की मौसी कृष्णा जी हैं जो कानपुर में रहती है। सुषमा से वह बहुत प्यार करती है। सुषमा की छोटी बहन है जिसका नाम नीरू है और नीरू जो है वह शादी के लायक हो गई है। जब कोई उसे कहता कि अपना भी ख्याल करके और अपना भविष्य भी देखो, तो सुषमा उसकी सलाह की उपेक्षा कर देती है, उनका बात नहीं मानती है। शादी का बात करने पर वह मुकर जाती है। लेकिन माँ ने समय पर उसके विवाह की ओर ध्यान नहीं दिया, अतः कुंवारी रह गई और इसका सुषमा को गहरा मलाल था। अर्थात सुषमा शादी नहीं करना चाहती थी। उस समय उनका मानसिक स्थिति अलग था, लेकिन उसकी माताजी ने भी शादी के लिए जोर नहीं दिया, जिस कारण सुषमा अब तक कुंवारी बैठी है। मौसी साड़ी ले गई थी। कुछ दिन बाद कढ़ाई कर नील के हाथों भेज दी। इस प्रकार नील कश्यप के साथ सुषमा की पहली भेंट हुई। फिर 2 दिन बाद कौशल्या आई नील के साथ। तब पता चला कि नील फिलिप्स कंपनी में ऊंचे पद पर काम करता है। सुषमा की एक दिन बाजार में नील से भेंट होती है। रेस्तरां में दोनों चाय पीते हैं। फिर वह कॉटेज तक छोड़ने आता है। दोनों में कुछ निकटता बढ़ती जाती है। सुषमा सोचने लगती है कि नील उम्र में छोटा है और वह भी तो छोटी लगती है। उसे न प्रेमी चाहिए न पति, लेकिन जीवन का बोझ, इसमें एक साझीदार अवश्य होना चाहिए, यह वह सोचती है। तो कॉलेज में जो अध्यापिका रहती है, स्वाति के पेट से होने की बात पर सुषमा मिसेस पुरी से उलझ जाती है। उसका कहना है कि स्वाति जब संकट में है तो उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसे समय पर व्यंग कर उसे अकेली छोड़ना अमानुषिकता है। तो इस तरह से बताया गया है। इसके बाद तभी मिस शास्त्री ने बताया कि कपड़े बदलते समय लड़कियां ऊपर से उन्हें देख रही थी। इस पर उसने नाम पूछे ताकि कार्यवाही की जा सके। तो बात आई गई कर दी गई। तब मिस शास्त्री ने पूछा, उस दिन छोड़ने रात में कौन आया था करके। तो सुषमा ने यह बात सुनकर उस बात को टाल दिया, लेकिन सच सामने लाने की कोशिश की गई, परंतु सच सामने नहीं आ पाया। वह नील का परिचय खुलकर नहीं दे सकी। मिस शास्त्री ने बताया कि लड़कियां लिहाज छोड़कर आजकल ताक झांक करती रहती है। दशहरे की छुट्टियों के ठीक पूर्व नील आता है तो दोनों में कुछ और नज़दीकी हो जाती है। बातों के बहाने सुषमा अपना परिचय देती है। उम्र 33 वर्ष, गरीब घर, हिंदी टीचर, इस तरह से वह अपना परिचय देती है। इसके बाद नील चला जाता है। सुषमा गांव आ जाती है और सबको अपने द्वारा लाई गई गिफ्ट को देती है। कुछ दिन बाद फिर से दिल्ली लौटती है और नील लेने आता है। साथ टैक्सी में वे लौटते हैं और खाना खाते हैं। ऐसे ही फिर से वे रेस्तरां जाते हैं। वहाँ माँ की चिट्ठी पढ़कर
सुषमा असहज हो जाती है तो फिर नील सहारा देता है, लेकिन इस बीच कॉलेज में उसके नील के संपर्कों पर चर्चा होने लग जाती है। मिस शास्त्री उस पर नज़र रखी हुई थी कि सुषमा क्या कर रही है। मीनाक्षी बताती है कि गर्ल्स हॉस्टल, स्टाफ रूम, नौकरों, हर जगह उसी की ही चर्चा होने लगी है। नील से मिलने के बाद इधर सुषमा कुछ उल्लासित दिखाई पड़ती थी। उसके जीवन में यह आया परिवर्तन सब लोग देखकर चौंक गए थे, अचंभित हो गए थे और सुषमा को लगा कि वह कोई शापग्रस्त राजकुमारी है जो नील के स्पर्श से जाग उठी है। सुषमा फिर सहेलियों के बीच नील को देखती है जो ऑफिस के लोगों के संग आया है। वह कार में लेकर छोड़ने आता है तो आंसू भरे स्वर में कहती है, तुम मुझसे न मिला करो। नील इससे चौंक जाता है और जानना चाहता है तो वह बताती है कि उसके बारे में क्या क्या चर्चा हो रही है। वह कहती है कि स्वाभिमानी हूँ, शरीर का सौदा कभी नहीं कर पाई, अच्छी नौकरी छोड़ दी, पिता अशक्त हैं, माँ दूसरी पत्नी, फिर यह कॉलेज, 9 साल से यहीं हूँ, अपने परिवार के लिए खुद को बंद कर लिया है प्राचीरों में, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। नील हटने के बाद फिर उसमें बंद हो जाएगी। तो लौटी तो देखा कि मीनाक्षी प्रतीक्षा कर रही है। वह अपना सामान लेने बैठी है। वह उसका सामान कार में भूल गई थी। अगले दिन नील का नौकर आकर उस सामान को दे गया तो मिस शास्त्री ने लड़कियों से चुहल की। हॉस्टल न संभाल पाने का आक्षेप मिला उन्हें। मीरा धीर आकर बातों में वही प्रश्न करती है। तो मीरा फिर से प्रश्न करती है सुषमा से कि विवाह क्यों नहीं कर लेती। वह भी परिवार की समस्या से परिचित है। वह जानती है वह नील के साथ नीरू के विवाह की बात फिर छेड़ देती है, लेकिन वह घर वालों के हाथ में है, अतः बात वहीं रह जाती है। कई हफ्तों बाद जब वह अचानक मीनाक्षी के साथ बाहर गई थी तब नील बिना मिले लौटता है। शाम को कुछ लिफाफे लिए फिर आ पहुंचा। नील ने कहा, तुमने मना किया तो नहीं आया। सुषमा खींच उठती है। कान के रिंग लाया है जो बहुत पसंद करती है। तो नील कान के रिंग लाया है उसके लिए। अचानक माँ और विनय सुषमा के पास आ पहुँचते हैं। कुछ समय बाद वहाँ नील आ जाता है। जानना चाहता था कि वह सुषमा को सिनेमा ले जाए, पर टाल जाता है। माँ नील का परिचय जानने का उत्सुक हो रही है। रात में माँ समस्या पर चर्चा करती है। सुषमा झुंझला उठती है। सुबह माँ नीरू को वह साड़ी दे देती है जो नील लाया था। इस पर सुषमा झुंझला जाती है क्योंकि उसको सहन नहीं हो पाता अपनी छोटी बहन को साड़ी देना। इधर मिसेज राय चौधरी और मिस शास्त्री मिलकर सुषमा के विरुद्ध षड्यंत्र रचती है। नील के संपर्क को उछालकर सुषमा को बदनाम वे कर देते हैं। हॉस्टल वार्डन पद से वे हट जाएगी और वहाँ मिस शास्त्री आ जाएगी। इस तरह से वे षड्यंत्र करते हैं। तो सुषमा को इन बातों का पता नहीं चल पाता। तभी नील आ जाता है, बैठकर कॉफ़ी पी जाती है। तभी उन दोनों को एक कमरे में देखकर कॉलेज के जो साथी लोग हैं वो पिछवाड़े से आ पहुँचते हैं और हंसी मजाक व्यंग करते हैं।
तो नील जो है कॉफ़ी पीकर वहाँ से निकल जाता है, पर उनको कॉफ़ी बनाकर पिलाई गई वे कमरा भी देखती हैं। इससे भविष्य के तूफान की संभावना सुषमा अच्छी तरह से समझ लेती है। तो जब लाइब्रेरी जाती है तो लड़कियां उसकी चर्चा करती है। यह सिनेमा जाती है नील के साथ, वे उझक कर कमरा भी देख चुकी हैं। तो इस तरह की बातें चलती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसको सुषमा नील को बुलाकर सब बता देती है। नील सहारा देना चाहता है। वह झकझोर कर पूछ लेता है, इतनी मौन क्यों हो, मेरी तरफ इतनी ठंडी हो, तुम्हारे भाई बहन परिवार इनमें सिमटी हो, नौकरी इतनी मजबूरी है। नील को क्रोध आ जाता है। वे कहता है, क्या तुम्हें किसी और की प्रतीक्षा है? कोई ऐसा है जो कि तुम्हारी नज़रों में तुम्हारा पूरा मोल चुका सके? तुमने अपने ऊपर जो प्राइस चिट चिपका रखी है, उतना सब देने को मेरे पास नहीं है। तो इतना सुनने के बाद सुषमा इतना भर कहती है, तुम कैसी बातें कर रहे हो नील? तो नील उसी रो में कह देता है, ठीक है, तुम वहीं रहो, इन 55 खंभों में बंदी होकर। मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया था। मैं सोचने लगा था कि तुम्हारे लिए मैं ही सब कुछ बन गया हूँ। अब मैंने जाना कि तुम्हारे पास खूबसूरत चेहरे के अलावा एक बहुत व्यावहारिक बुद्धि और अपना भला समझने वाला दिमाग भी है। अब वह आर्द्र स्वर में रोकती है, प्लीज। सामने फैली बाह हटाकर दंदनाता हुआ जो नील है वह चला जाता है। अब वह अजीब सी दुविधाग्रस्त होकर देखती है, कांपने लगती है और उद्विग्नता से भर जाती है। उसके अंदर का द्वंद्व स्पष्ट देख लेती है मीनाक्षी। लेकिन कुछ क्षण बाद धक से सब बदल जाता है। वह अचानक शांत हो जाती है। सारी आकुलता अगाध निस्तब्धता में बदल जाती है, मानो भयंकर शब्द करती आंधी कहीं दूर से ही गुजर गई है। पर बात रुक जाती है। कमरे में लेटी तो मीनाक्षी आ जाती है। उसकी मार्च में शादी तय हो चुकी है, मीनाक्षी की शादी। यह जब नील की बात उठाती है तो इसे असंभव बता देती है कि नील से शादी करना मेरे लिए संभव नहीं है, सुषमा कह देती है। हालांकि नील के जीवन में आने के बाद उनके जीवन में बदलाव हुए हैं। हंसी खुशी, झरने सा उल्लास सब मिला, पर नील से वह सुषमा जो है कुछ नहीं चाहती। तभी प्रिंसिपल ने बुलाकर एक दिन सारी बातें सुषमा से कह दी। वह कहती है कि इससे कॉलेज की बदनामी होती है, डिसिप्लिन ख़त्म होते हैं, सुषमा नौकरी छोड़कर जो चाहे करे। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप तो कॉलेज में काफ़ी अनुशासन प्रिय थी। यह बदलाव आश्चर्य में भर देता है। इस प्रकार की धमकी भरी बातों से उसे मैसेज दे देती है कि नील का साथ कॉलेज में रहते सह्य नहीं होगा। वह सब छुपे भी नहीं रहा, अतः उसे दो में से एक को चुनना होगा। पर सुषमा की पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि न नील के साथ जा सकती है न नौकरी छोड़ सकती है। आखिर अपने को ही कठोर बना लेती है। नील यह सब सुनकर उत्तेजित हो उठता है। वे कहती है कि नौकरी छोड़ दे। वह गुस्से में भरकर चला जाता है। बहन नीरू की शादी जैसे भी हो संपन्न हो जाती है। पार्टी भी संपन्न हो जाती है, उसमें नील नहीं आया। सब समझ लेते हैं कि सुषमा ने अब नील से संबंध तोड़ लिया है। कॉलेज में सुषमा गंभीर हो गई।
क्लास में भी गंभीर हो गई। और एक दिन नील आया। शाम को घूमने वे दोनों गए और वहाँ वह छोड़ने आया तो कमरे में आने नहीं दिया नील को और अंदर आकर कमरा बंद कर लिया। नील जो है वह बिना कुछ कहे लौट जाता है। बाद में उनके कमरे में कौशल्या आई थी मौसी जी की भेजी साड़ी को देने के लिए, तो देती है। तब पता चलता है कि नील हॉलैंड जा रहा है। तो उस समय उस दिन भी सुषमा तो उस समय दिन भर जो है सुषमा कॉलेज की ड्यूटी में डूबी रही। रात के डिनर तक हर काम सुचारू ढंग से चलता रहा। जल्दी छुट्टी होने पर भी छात्राएं घर भागने को उतावली नहीं हुई। भाषण सारे शांतिपूर्वक सुने गए। सेक्रेटरी ने बिना अटके धन्यवाद दिया। बाद में चाय भी ठीक से हो गई। खाना ठीक था, ताज़ा था और बैरे चुस्ती से काम करते रहे थे। मतलब सुषमा ने सारा काम सही ढंग से व्यवस्थित कर लिया था। छात्र, अध्यापक, प्रिंसिपल, नौकर, किसी को शिकायत का कहीं मौका नहीं था। 9 बजे की आसपास की बात है। एक बार मन किया कि जाकर एयरपोर्ट पर नील को विदाई दे आऊं। टैक्सी मंगाने के लिए मीनाक्षी को सुषमा कह देती है। अरे पापा, तुम तो प्रिंसिपल को ज़रूरी काम है कहकर वह कमरे में आती है। मेकअप करके तैयार हो जाती है। एक बार मन किया कि एयरपोर्ट जाकर विदा कर आऊं, पर मन कड़ा कर टैक्सी को फिर से वे वापस कर देती है। सिर्फ इतना कहा, मैं नहीं जाऊंगी। वह अपने में बंद होकर रह जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से 55 खंभे लाल दीवारें, इसके हमने संक्षिप्त कथानक को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब हम देखते हैं दोस्तों मुख्य पात्र। तो इस उपन्यास की जो मुख्य पात्र है वह है सुषमा। तो सुषमा के चरित्र चित्रण की ओर हम देखते हैं। इस उपन्यास की मुख्य पात्र सुषमा हैं। सारी घटनाएं शुरू से अंत तक उसी के इर्द गिर्द घूमती है। वह पढ़ी लिखी है, अध्यापिका है, सुंदर चेहरा है और अच्छा स्वभाव भी है। सुषमा के जो माता पिता है वो उनमें जो पिता है वह अपंग है और जो माँ है वह आर्थिक जकड़न के कारण लाचार है। सुषमा को माँ बाप का अकुंठ प्रेम नहीं मिलता, वरन अपने स्वार्थ के लिए उसके विवाह की ओर खास ध्यान नहीं दे पाते। वह एक कमाऊ लड़की है, घर चलाती है, अतः उसे इधर उधर होने नहीं देते। कड़ी निगरानी रखी जाती है। इससे सुषमा जो है कसमसा जाती है और पीछे रह जाती है। माँ फिर भी बेटी के लिए बिसुरती है। वह छोटी का विवाह कर देती है। इसमें सुषमा की मदद लेती है। पिता लाचार हो जाते हैं। सुषमा के नौकरी छोड़ने की बात पर एकदम वे चौंक जाते हैं। सुषमा को खर्च कम करने की सलाह देते हैं। यद्यपि माता पिता प्रत्यक्षतः कथानक में महत्व नहीं रखते, पर माता पिता का चेहरा तो बीच बीच में झांकता है। इसी में कथानक एकदम उलट जाता है। दोनों पारिवारिक मूल्यबोध में बंदी है, परंतु आर्थिक तंगी के कारण समझौता कर लेती है। बेटी की कमाई पर चलते हैं, यद्यपि फिर भी सुषमा को नियमित करते हैं। औपचारिक रिश्तेदार नहीं ले लेते। उषा जी ने आर्थिक दबाव के चलते लाचारी भोगते माँ बाप का अत्यंत करुण चित्र यहाँ पर खींच दिया है। उधर घर में बेटे की जगह कमाऊ बेटी है।
उनकी अवस्था और भी दयनीय हो उठी है। दहेज के बोझ को उठा न पाने के कारण अविवाहित बेटी रखने की दुरावस्था भी कष्ट देती है। तो सुषमा पारिवारिक स्थिति में पढ़कर विवाह नहीं कर पाती, अतः मानसिक तौर पर अस्त व्यस्त हो जाती है। एक सहारा मिला तो सुषमा उस ओर ढलती है, जो है नील का सहारा, लेकिन समाज उसे अस्वीकार करता है, अतः सुषमा विचलित हो जाती है। मानव के सहज स्वभाव में वह नील से संबंध बढ़ाती है, पर अपने परिवार और लोगों के छोटेपन के कारण आहत होकर पीछे हटती है। नील को जीवन से वह विदा कर देती है, मानो कोई बेवकूफ़ी कर रही थी, अब उससे छुटकारा पा जाती है। तो इस सारी आंधी में सुषमा मानसिक झंझा से गुजरती है। समाज उसे क्षमा नहीं करता। हॉस्टल की लड़कियां, उसकी सहकर्मी सब व्यंग करती है। छटपटा कर वह नील से संबंध तोड़कर बाहर आ जाती है। जीवन में बड़ी चोट खा बैठती है। सुषमा संवेदनशील है। माँ बापू मौसी के प्रति करुणा की भावना है, यहाँ तक कि नील से भी वह संयत व्यवहार करती है। कितना ही मन उसका विकल हो, नियंत्रण करती है अपने मन का और नील के निकट तक नहीं जा पाती। उसका मन बार बार विचलित होता है, पर जी कड़ा कर कर रह जाती है। हल्के फुल्के रोमांस रंग में कभी नहीं रुकती। वह अपने अपंग पिता और बेसहारा माँ के प्रति क्रूर नहीं हो पाती। सारे भाई बहनों के प्रति जो स्नेह एवं करुणा है, उसके चरित्र का सबसे बड़ा गुण है। सुषमा स्वाभिमान के लिए कुछ काम कर देती है। किसी के आगे सिर झुकाना उन्होंने नहीं सीखा, वैसे किसी का दिल दुखाना उन्होंने भी नहीं सीखा, परंतु अपने चरित्र में स्टील की तरह दृढ़ हैं। कभी नहीं मुड़ती, कभी नहीं झुकती। बड़े सेठ के यहाँ नौकरी की तो सेठ ने खरीदना चाहा, पर इस्तीफा देकर आ गई। वैसा ही छोटी बहन को चाहती है। सुषमा पर इतने लांछन आरोप लगते हैं, पथ भ्रष्ट नहीं होती है। नील को भी जल्दी से आगे बढ़ने नहीं देती। तो सांसारिक रूप में अपना कमरा करीने से सजाती है। अपना मेकअप करने में भी कभी पीछे नहीं रहती, अर्थात इस दृष्टि से आधुनिक युवती के रूप में वह आकर्षक है। तो इस उपन्यास में दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक सुषमा की मानसिक कश्मकश से ज़्यादा विश्लेषण हुआ है। कश्मकश का ज़्यादा विश्लेषण हुआ है। हमेशा वह द्वंद्व से घिरी रहती है। नील से मिलने के बाद तो द्वंद्व और भी गहरा हो जाता है। आज की सामाजिक स्थिति में सुषमा का संकट यथार्थ प्रतीत होता है। नारी जीवन किसी क्षण इकहरा नहीं रह पाता, उसे हर दम द्वंद्व का सामना करना पड़ता है। कभी कभी उस पर तनाव बढ़ जाता है तो वह संतुलन खो बैठती है, परंतु फिर कुछ समय के बाद सामान्य हो उठती है और इसी में उसकी गिरती पड़ती जिंदगी चलती रहती है। सुषमा जीवन के संग्राम में जिस जटिलता में उलझी हुई है, वह उसे शारीरिक से अधिक मानसिक यातना दे रही है। इस प्रकार उषा प्रियंवदा जी का यह नारी पात्र शारीरिक कम मानसिक यंत्रणा में अधिक उलझा है और यह मानसिक उतार चढ़ाव उसे गरिमा देता है। उसके बाद इस उपन्यास का एक अन्य महत्वपूर्ण पात्र है दोस्तों नील। इसके बारे में हम देखते हैं। तो नील एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। अच्छी खासी नौकरी कर रहा है। रंग रूप पढ़ाई लिखाई किसी बात में कोई कमी नहीं है। बस आधुनिकता के रंग में आकर 30 वर्ष तक
कंवारा फिर रहा है। वे आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, कार में आना जाना करता है। नील का भरा पूरा परिवार है। माँ चाहती है कि बेटा विवाह कर ले, पर नील टालता रहता है। को पहुंचाने गर्ल्स हॉस्टल जाता है और वहाँ ही उसकी भेंट सुषमा से होती है। सुषमा के यहाँ वह बड़े संकोच में जाता है। वहाँ कॉफ़ी लेने के बाद कुछ झिझक कम होती है। धीरे धीरे रेस्तोरां जाने लगता है, करीब आता है, खुलता है। पर इस बीच हॉस्टल, कॉलेज एवं आसपास चारों ओर रिश्ता चर्चित होने लगता है। आखिर में खीज में भरकर सुषमा नील को आने से रोक देती है। इससे खुद भी वह टूट जाती है और इन रिश्तों को कोई सह नहीं पाता तो सुषमा झुंझला जाती है। नील को न आने के लिए ताकीद कर देती है। अब नील अपनी कंपनी को कहकर हॉलैंड चला जाता है। सुषमा सह नहीं पाती। नील के बिना जीवन धारण उसके लिए मुश्किल होता है। नील अपने को चुपचाप सुषमा के जीवन से अपसारित कर लेता है। तो दोस्तों, यहाँ पे नील का चरित्र एकदम साफ सुथरा और तर्कसंगत यहाँ पे देखने को मिलता है। उसमें कहीं भी जटिलता नहीं दिखती, कोई ग्रंथि नहीं, कोई द्वंद्व भी नहीं। माँ वगैरह संपर्क की बात कहती है तो वह उससे भी आगे बढ़कर स्वाभिमान के लिए छोड़ देता है। यह उसके चरित्र का दृढ़ पक्ष है। अपनाने के लिए वह सारे कष्ट झेलने प्रस्तुत होने पर सुषमा का दुर्बलता देखकर सीन से पीछे हट जाता है। वह मौके का फायदा नहीं उठाकर सुषमा का भोग नहीं करता है। उसमें कहीं भी छोटी बुद्धि नहीं है। समझाने का पूरा प्रयत्न करता है। फिर भी सुषमा अगर राजी नहीं होती तब वह स्वाभिमान से आहत नारी का मर्म समझने में विफल रहता है। अतः वह हॉलैंड चला जाता है सुषमा को छोड़कर, और सुषमा की मजबूरी को वह समझता है। फिर भी उसमें स्वाभिमान की ऐसी ग्रंथि है, वह उभर नहीं पाती। तब नील के पास चारा नहीं रह जाता। वह उसे पीड़ा देना नहीं चाहकर भारत छोड़ देता है। चरित्र जो है खूब आदर्श, उच्चांग एवं त्याग भाव का प्रतीक है। वह सुषमा के जटिल चरित्र के सामने एकदम स्पष्ट, निर्द्वंद्व, निर्णय में त्वरित और फिर उसमें न उलझने वाला चरित्र है। लेखिका ने यह चरित्र एकदम सीधा परंतु संवेदनशील रचा है। स्थिति को समझने में कहीं भी नहीं चूकता और इसे अहम नहीं कह सकते, वरन सुषमा के लिए स्वयं को अपसारित कर छोड़ देने वाला उदार व्यक्तित्व है। तभी सुषमा भी उसे बिसुर रही है, अर्थात उनकी याद कर रही है, परंतु वह सीधा आगे बढ़ जाता है। उसके जीवन में घटना बहुत कम है, बोलता कम है, पर जब जो कहता है उसमें अर्थ भरपूर रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कल हम उपन्यास तत्व की दृष्टि से अन्य तत्वों को आपके सामने लाएंगे और 55 खंभे लाल दीवारें इस उपन्यास की समीक्षा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।